नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। किसी भी देश को चलाने के लिए एक रूल बुक, एक नियम पुस्तिका की जरूरत तो होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। पर सवाल ये है कि भारत के लिए ये रूल बुक बनी कैसे? तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस ऐतिहासिक पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ते हैं, ये समझने के लिए कि भारत में शासन की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। हमारी आज की पड़ताल एक सवाल से शुरू होती है। स्क्रीन पर 4 हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से एक गलत है। हमारा काम है उस एक गलत स्टेटमेंट को ढूंढ निकालना। ये एक तरह का जासूसी का खेल है, जहां हर एक्ट एक सुराग की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हैं हमारे 4 दावे, या कह ले कि सबूत के 4 टुकड़े। अब एक एक करके इनकी जांच की जाएगी, ये देखने के लिए कि कौन सा सच की कसौटी पर खरा उतरता है और कौन सा नहीं। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। हमारी जांच का पहला फेज हमें उस दौर में ले जाता है जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया था। यहीं हमें 2 शुरुआती एक्ट्स में हमारे पहले सुराग मिलेंगे। तो पहला दावा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ये एक्ट ऐतिहासिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में सीधे सीधे दखल दिया। सवाल ये है कि क्या इसने सच में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी? और जवाब है हाँ, ये दावा बिल्कुल सच है। 1773 के एक्ट ने वाकई बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदला और फिर 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की। तो पहला दावा हमारी जांच में सही पाया गया। एक सही, 3 बाकी हैं। ये कंट्रोल और भी मजबूत हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को अलग अलग कर दिया। पॉलिटिकल मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसका मतलब हमारा दूसरा दावा भी सही है। तो 2 दावे अब पक्के हो गए। चलिए अब कहानी के अगले चरण पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बिखरी हुई पावर को एक जगह इकट्ठा किया गया और एक बहुत ही शक्तिशाली पद बनाया गया, जिसने पूरे ब्रिटिश भारत की दिशा ही बदल दी। अगला बड़ा बदलाव आया 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब ये सिर्फ एक नया टाइटल नहीं था, ये पावर का जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन था। पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत के लिए सिविल और मिलिट्री शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई। और हाँ, इसी एक्ट ने एक सेंट्रल लेजिस्लेचर की नींव भी रखी। और इस नए शक्तिशाली पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ ही हमारा तीसरा दावा भी सच साबित होता है। 3 दावों की पुष्टि हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गड़बड़ चौथे और आखिरी दावे में ही होनी चाहिए। अब हम अपनी जांच के सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं। हमें लगभग पता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्यों? चलिए इस आखिरी सुराग की पड़ताल करते हैं और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। सीधा सवाल, क्या 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने वाकई पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को विधायिका यानी लेजिस्लेचर का हिस्सा बनाया? यही हमारे चौथे दावे का मेन पॉइंट है। क्या यह सच है या बस एक हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग? इसका जवाब है एक साफ और सीधा नहीं। चौथा दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है। यही वो झूठ था जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो सवाल ये है कि अगर 1853 के एक्ट ने भारतीयों को नॉमिनेट नहीं किया, तो इसने किया क्या? असल में इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। पहली बार सरकार के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग किया गया। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, इसने सिविल सेवाओं के दरवाजे भारतीयों के लिए एक ओपन कंपटीशन के जरिए खोल दिए। ये बहुत बड़े सुधार थे, लेकिन भारतीय रिप्रेजेंटेशन इनमें शामिल नहीं था। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि भारतीयों को पहली बार विधायिका में 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत शामिल किया गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने राजा देव नारायण सिंह, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया था। तो पहेली सुलझ गई। हमने पहेली तो सुलझा ली, लेकिन ये सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। इन पुराने कानूनों और सुधारों की गूंज आज भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम में सुनाई देती है। चलिए देखते हैं कैसे।
और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 2024 और 2025 में होने वाले ये कार्यक्रम दिखाते हैं कि भारत की संसदीय और लोकतांत्रिक यात्रा का जश्न आज भी मनाया जा रहा है। ये उसी लंबी यात्रा का हिस्सा है जिसकी नींव उन शुरुआती एक्ट्स ने रखी थी। तो अगर इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन था। 1773 में पहले रेगुलेशन से लेकर 1861 में पहली बार भारतीय आवाजों को शामिल करने तक हर कदम ने आधुनिक भारतीय शासन की इमारत में एक एक ईंट जोड़ी। और ये पूरी कहानी एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ये जो तथ्य है कि भारत की शासन प्रणाली रातों रात नहीं बनी, बल्कि दशकों के क्रमिक विकास, सुधारों और बदलावों का नतीजा थी, ये हमें शासन और सुधार की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।